अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ मी अहमद। और आज इस वीडियो में हम इम्पर्सनल थ्योरी के बारे में बात करेंगे कि इम्पर्सनल थ्योरी क्या होती है और इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था। इम्पर्सनल थ्योरी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले टी.एस. इलियट ने अपनी बुक ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में दिया था। इम्पर्सनल थ्योरी को हम बहुत ही आसान अल्फाज में लाइन बाय लाइन इसको समझने की कोशिश करेंगे। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। The debate is about whether a poet's personal feelings and personality should be part of literature or not. अब जो डिबेट है वो ये है कि क्या राइटर की जो या पोइट की जो पर्सनल फीलिंग्स हैं या उसकी पर्सनैलिटी है या उसकी जो थॉट्स हैं, क्या वो लिटरेचर का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। टी.एस. इलियट इस डिबेट पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये देते हैं कि एनी पीस ऑफ लिटरेचर शुड नॉट गाइड अराउंड राइटर्स पर्सनैलिटी। टी.एस. इलियट कहते हैं कि कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो राइटर की पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द नहीं घूमना चाहिए, यानी राइटर की जो थॉट्स हैं या राइटर की फीलिंग्स और पर्सनैलिटी है उसको राइटर के वर्क से अलग होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर राइटर ने एक वर्क लिखा है तो राइटर को चाहिए कि उस वर्क में वो अपने इमोशंस, अपने खुद की जो पर्सनैलिटी है या अपने खुद की जो फीलिंग्स हैं उनको उस वर्क में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। अपने इमोशंस और फीलिंग्स को अलग रखना चाहिए और अपने वर्क को अलग रखना चाहिए। अब टी.एस. इलियट के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अगर हम राइटर की पर्सनैलिटी, राइटर की थॉट्स को अलग कर दें और राइटर के वर्क को अलग कर दें तो जो रीडर हैं वो उस वर्क को कभी भी समझ नहीं सकते। क्रिटिक्स जो हैं वो टी.एस. इलियट के इस पॉइंट ऑफ व्यू पे ये कहते हैं कि इफ़ वी एलिमिनेट मिल्टन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर हम मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट से अलग कर दें, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो एक वर्क है और इसके राइटर हैं मिल्टन, तो क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर हम मिल्टन को पैराडाइज लॉस्ट से अलग कर दें तो हम पैराडाइज लॉस्ट को कभी भी समझ नहीं सकते। इसी तरह वो कहते हैं कि इफ़ वी एलिमिनेट अलेक्जेंडर पोप फ्रॉम रेप ऑफ द लॉग वी कैन नॉट अंडरस्टैंड इट्स रियल मीनिंग। इफ़ वी एलिमिनेट मार्लो फ्रॉम डॉक्टर फॉस्टस, कीट्स फ्रॉम हाइपीरियन, वर्ड्सवर्थ फ्रॉम द प्रीलोड और डन फ्रॉम लव पोम्स वी कांट अंडरस्टैंड देम ऑल। क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर हम राइटर्स को उनके वर्क से अलग कर देंगे तो हम कभी भी उस वर्क को नहीं समझ सकते, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि राइटर की जो जो राइटर की बायोग्राफी क्या है, राइटर की हिस्ट्री क्या है या राइटर किस दौर में राइटर ने ये वर्क लिखा था, अगर हमें इन सब चीज़ों का पता नहीं होगा तो हम राइटर के उस वर्क को कभी भी समझ नहीं सकते। जो क्रिटिक्स हैं वो यहाँ पे कुछ पोइट्री की डेफिनेशन के थ्रू बताते हैं कि किस तरह जो राइटर की या जो पर्सनैलिटी है या उसकी जो फीलिंग्स हैं उसको हम उसके वर्क से अलग नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो पोइट्री की डेफिनेशन कुछ इस तरह करते हैं कि पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, कि पोइट्री जो है वो एक ओवरफ्लो है थॉट्स और फीलिंग्स का। यानी कि यहाँ पे वही बात कर दी कि हम कभी भी पोइट की थॉट्स और फीलिंग्स को अलग नहीं कर सकते। अब अगर पोइट्री एक पोइट ने लिखी है तो उसकी जो थॉट्स हैं वो फीलिंग्स हैं, अगर उसकी थॉट्स और फीलिंग्स अपनी हैं, उसने कुछ अपनी लाइफ में कुछ बैड या कुछ अच्छी चीज़ों का एक्सपीरियंस किया हुआ है तो ही वो अपनी पोइट्री को लिखेगा, तो हम इसको कभी भी अलग नहीं कर सकते। इसी तरह सैमुअल कॉलरिज जो हैं वो ये कहते हैं कि पोइट्री इज़ लावा ऑफ इमेजिनेशन। पोइट्री इमेजिनेशन यानी थॉट्स का एक लावा है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहती है कि पोइट्री इज़ इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। अब इन सारी डेफिनेशन जो हैं, ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं वो यही बताती हैं कि जो थॉट्स हैं ना राइटर की या राइटर की जो फीलिंग्स हैं वो हम कभी भी उसके वर्क से अलग नहीं कर सकते। अगर एक पोइट्री है तो उसमें भी राइटर की थॉट्स और फीलिंग्स हैं, राइटर की इमेजिनेशन है तो ही वो उस पोइट्री को लिख पाएगा। क्रिटिक्स कहते हैं कि दीज डेफिनेशंस शोज दैट रोमांटिक पोइट्री इज़ वेरी पर्सनल, इमोशनल एंड रूटेड इन द पोइट्स ऑन फीलिंग्स एंड इमेजिनेशन। यानी कि जो रोमांटिक पोइट्री है ना वो बहुत राइटर की पर्सनल होती है, उसमें राइटर की अपने इमोशंस होते हैं, इमोशनल होती है एंड रूटेड इन द पोइट्स ऑन फीलिंग्स एंड इमेजिनेशंस, और उसमें राइटर की अपनी फीलिंग्स और इमेजिनेशंस होती हैं।
हम उनको अलग कभी भी नहीं कर सकते। लेकिन जो है टी एस इलियट वो फिर यहाँ पे आके दोबारा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। वो कहते हैं टी एस इलियट इज़ ऑफ द व्यू that no doubt feelings, emotions, expressions are personal to the writer, but he can make them impersonal by making them universal. इलियट साहब ये कहते हैं कि ठीक है भाई, हम मान लेते हैं कि राइटर की जो फीलिंग्स, इमोशंस या राइटर के जो एक्सप्रेशंस हैं हम उनको अलग नहीं कर सकते। भाई मान लेते हैं कि वो पर्सनल ही हैं, पर्सनल टू द राइटर। ये सब राइटर की पर्सनल थॉट्स और फीलिंग्स हैं, हम इसको अलग नहीं कर सकते। वो कहता है बट ही कैन मेक दैम इम्पर्सनल बाय मेकिंग दैम यूनिवर्सल। लेकिन वो इन थॉट्स को, इन फीलिंग्स को इम्पर्सनल बना सकता है बाय मेकिंग दैम यूनिवर्सल, अगर वो अपने वर्क को यूनिवर्सल अपील दे दे। अगर वो अपने वर्क को कुछ इस तरह बयान कर दे कि जो रीडर हैं वो पढ़ते वक्त उनको ऐसा लगे कि जैसे ये सब उनके अपने साथ हो रहा है। जो रीडर जब उस वर्क को पढ़ेंगे तो उनको ऐसा फील होगा कि ये सारा ये जो हम वर्क पढ़ रहे हैं ये ऐसे हमारी लाइफ के साथ ही ऐसे हो रहा है। वो उसको इस तरह यूनिवर्सल बना दे। फिर टी एस इलियट कहते हैं कि एनी पीस ऑफ जो लिटरेचर इज़ नाइदर एज बाउंड, ना रिलीजन बाउंड, नाइदर नेशन बाउंड। यानी टी एस इलियट ये कहते हैं कि ये जो नाइस लिटरेचर पीस ऑफ वर्क होता है ना, कि एक बहुत ही सक्सेसफुल पीस ऑफ लिटरेचर, वो नाइदर एज बाउंड ना रिलीजन बाउंड, यानी कि उसकी कोई एज लिमिट नहीं होती। मतलब ये कि अगर एक राइटर ने एक वर्क लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एक पर्टिकुलर एज के लोग ही उसको पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये जो एक राइटर ने एक वर्क लिखा है तो उसको सिर्फ 20 साल की उम्र के लोग ही पढ़ सकते हैं, या फिर उसको 40 साल तक की उम्र के लोग ही पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा जो है वो नहीं पढ़ सकते। तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, कि लिटरेचर जो एक अच्छा लिटरेचर होता है वो कभी भी एज बाउंड नहीं होता, ना रिलीजन बाउंड, ना ही वो रिलीजन बाउंड होता है। यानी कि अगर एक जो वर्क है, एक राइटर ने एक वर्क लिखा है वो क्रिश्चियनिटी बेस है, तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ क्रिश्चियंस लोग ही पढ़ सकते हैं और रिलीजन वाले लोग उसको नहीं पढ़ सकते। वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। एक अच्छा, एक नाइस एंड सक्सेसफुल पीस ऑफ लिटरेचर ना तो एज बाउंड होता है और ना ही रिलीजन बाउंड होता है, ना इधर नेशन बाउंड, और ना ही वो नेशन बाउंड होता है। ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक राइटर ने सिर्फ अपनी कंट्री को ही अच्छा दिखाने के लिए, सिर्फ अपने ही कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्क लिखा। अगर ऐसा होगा तो फिर इससे तो मुराद ये होगा ना कि अगर एक राइटर ने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट किया है तो यानी कि उसके अपने लोग इसको पढ़ सकते हैं, बाकी कंट्रीज़ के लोग नहीं पढ़ सकते। तो इलियट कहते हैं कि एक अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर जो है वो ना तो नेशन बाउंड होता है, ना ही रिलीजन बाउंड होता है, और ना ही एज बाउंड होता है। इट इज़ यूनिवर्सल। कहता है कि अच्छा पीस ऑफ लिटरेचर यूनिवर्सल होता है, वो सब के लिए होता है, वो सिर्फ पर्टिकुलर मखसूस लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि वो सब के लिए होता है। मिसाल वो देते हैं, वो कहते हैं कि मिल्टन मेक्स पैराडाइज लॉस्ट इम्पर्सनल बाय एलेबोरेटिंग थीम ऑफ यूनिवर्सल अपील व्हेन ही सेज। वो कहता है कि टी एस इलियट कहता है कि मिसाल के तौर पे जो मिल्टन है उसने जो पैराडाइज लॉस्ट लिखी थी तो उसने उसको पर्सनल नहीं रहने दिया, बल्कि उसको इम्पर्सनल कर दिया। किस तरह? यूनिवर्सल थीम दे के। जिस तरह मिल्टन ने कहा था, ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री whose immortal taste brought death into the world and all our woe। अब ये जो लाइंस हैं ये सिर्फ राइटर्स की पर्सनल थॉट्स नहीं है, ये राइटर की पर्सनल इमोशंस नहीं है, बल्कि पैराडाइज लॉस्ट में आदम और ईव का जो ट्री वाला जो वाक़या था, जो बाइबल में भी कोटेड है, तो वो कहता है कि किस तरह जो मिल्टन है उसने इन लाइंस को रिप्रेजेंट करके किस तरह इन लाइंस को यूनिवर्सल बना दिया, इनको इम्पर्सनल बना दिया, बल्कि पर्सनल नहीं रहने दिया। दिस इज़ नॉट जस्ट इज पर्सनल बिलीफ, इट इज़ अ थीम दैट अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन काइंड। ये जो लाइंस हैं ये किस तरह ऑल ह्यूमन काइंड्स को रिप्रेजेंट करती हैं, ताकि कोई भी रीडर जब इसको पढ़े उसको एक यूनिवर्सल अपील मिले, ना कि उसको ये लगे कि इसमें सिर्फ राइटर्स की अपने ही थॉट्स हैं या राइटर की अपनी ही इसमें पर्सनैलिटी को बयान किया गया है। सो इन शॉर्ट, अगर हम इस पूरे इम्पर्सनल थ्योरी को एनालाइज करें तो हमें ये पता चलता है कि ये जो टी एस इलियट हैं वो ये कहना चाहते हैं कि राइटर जो है उसको अपनी पर्सनैलिटी, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स को अपने वर्क से अलग रखना चाहिए। उसको अपना वर्क पर्सनल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको इम्पर्सनल बनाना चाहिए बाय मेकिंग देम यूनिवर्सल।
अपने उस वर्क को यूनिवर्सल अपील दे के यूनिवर्सल थीम में कन्वर्ट करके उसको सब पूरी ऑडियंस के लिए उसको इम्पर्सनल बनाना चाहिए, ना कि उस अपने वर्क को सिर्फ पर्सनल या उसमें सिर्फ अपने ही थॉट्स और फीलिंग्स रखनी चाहिए, बल्कि सबकी थॉट्स और फीलिंग्स उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए, ताकि कोई भी रीडर जब उस वर्क को पढ़े तो उसको ऐसा फील हो कि जैसे ये सब उसकी अपनी लाइफ के साथ हो रहा है, यानी कि जो हर पर्सन या फिर हर सोसाइटी के लिए रेलिवेंट हो। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।